1989 से जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के कई रंगरूप देखने को मिले। उनके नजरिए में काफी बदलाव आया है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, पाकिस्तान द्वारा भाड़े के विदेशी आतंकवादियों की संख्या बढ़ी, लेकिन पिछले एक दशक से आतंकवादियों द्वारा जम्मू कश्मीर में औरतों पर हो रहे अत्याचारों में कोई बदलाव नहीं आया। जिहाद के समर्थकों ने महिलाओं के 2 संगठन बनाए, जिनका नाम अंजुमन ख़वातीन और दुख्तरान मिल्लत रखा गया, जिनका मकसद था आतंकवादियों का मनोरंजन करना और उनकी हर जरूरत को पूरा करना। उन जगहों पर जहां ये संगठन सक्रिय नहीं हो पाए, वहां इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज यानी मुताह का सिस्टम चलाया, जिसके तहत कोई भी आतंकवादी अपनी पसंद की लड़की से 2 साल के लिए शादी कर सकता है। 2 साल बीतने के बाद वो शादी अपने आप खत्म हो जाती है और लड़की और उसके होने वाले बच्चे को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। जिन लड़कियों ने इस रीति को ठुकराया या नकारा, उनको जबरदस्ती अगवा करके, बलात्कार करके उन पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं, जब तक कि वो आतंकवादी संगठनों की एजेंट ना बन जाएं या उनके रंग में ना ढल जाएं। जनवरी 1999 अनंतनाग जिले के ही येचू गरौल गांव की शरीफा बेगम, जो कि एक ऐसे आतंकवादी की बीवी थी जिसने आत्मसमर्पण कर दिया था और राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हो गया था, का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। उसकी नाक और गला काटकर हत्या कर दी गई। आतंकवादी सोचते थे कि अपने पति को आत्मसमर्पण के लिए भड़काने के पीछे उसी का हाथ था। 10 अप्रैल 2001 जिला बडगाम के मेगाम में गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में काम करने वाली 4th क्लास वर्कर सकीना को इसलिए जान से मार दिया क्योंकि उसने आतंकवादियों की घिनौनी चाल में शरीक होने से इनकार कर दिया था। 12 मई 2001 पुंछ जिले के कसबलारी मधार में अहमद के घर में घुसकर आतंकवादियों ने बशीर अहमद की बीवी नूरजहां को गोली मार दी, जिसने आतंकवादियों की डिमांड को नकार दिया था। हमारे जो ऊपर से आ रहे थे औरतों के लिए कैसा निकाह पहनने के लिए क्या क्या करना चाहे था। अगर वो ना मानती तो आप जो भी कर सकते हो आप करो, लेकिन ये पहनना चाहिए। तो ऐसे में मेरी अपनी भी कोई कहानी है। मैं जब पाकिस्तान से आया था तो मुझे कुछ 4-5 महीने हुए थे यहाँ इलाके में। तो मेरा एक हाइडआउट था किसी घर में यहाँ कोकाना गहरे में। तो फिर उस घर में एक लड़की थी जो मुझे खाना छाना देती थी। फिर उसके बाद मुझे उससे थोड़े अफेयर हुए थे, शादी के लिए थे। मुझे चक्कर था शादी का उसके साथ। तो ऐसे में उस घर में आए थे। बाद में बहुत सारे लश्कर वाले आ रहे थे, उनके साथ चलो आते थे, हम भी जाते थे, वो भी आते थे, कोई बात नहीं थी। फिर लश्कर का कोई कमांडर था, उसका नाम था ये अब्दुल्ला, लश्कर का कमांडर था वो। तो उसकी भी निगाह उस लड़की पे पड़ी थी। मुझे नहीं पता था, उसने भी उसको ऊपर कई बार वार किया था उस लड़की पर। उसने मुझे नहीं बताया। लास्ट में ऐसे क्या हुआ था, हमें खुशी ऑपरेशन के लिए डोडा भेज दिया उन्होंने, अपनी तंजीम ने हमें तो डोडा गया। तो मुझे डोडा सर पे मैसेज मिली थी कि आपकी वो जो आपका हाइडआउट था उस घर की, वो उस लड़की को उन्होंने उठाया लश्कर वालों ने। तो उन्होंने उसको किडनैप किया। मैं जब वहाँ से वापस आया 2 दिन के बाद, तो तीसरे दिन हमने सुना है कि वो उन्होंने किसी नाले में उसको हलाक किया है। फिर बाद में जब हम वहाँ गए थे, मैंने उसको देखा, उसके जिस्म पर निशाब देखे, उसका गला उसको रस्सी बांधी हुई थी बाद में। तो मैं तो परेशान हो गया। उसके बाद तो फिर हमको आम दोनों को आपस में फायर भी हुआ था। लेकिन एक्चुअली जो उन्होंने उसको किडनैप किया था, उसके बाद जब उसकी जो अपनी जिनकी तस्वीर पहले वाली थी, जो चाहता था, उसने उन 2 दिन में उन्होंने किया होगा। ऐसे लग रहा था जैसे मैं उसकी डेड बॉडी को देखा उस टाइम। तो चलो, तो फिर बाद में वो भी नहीं रहा, उसको भी ऊपर वाले ने सज़ा दिया, तो वो भी मर गया लास्ट में। लेकिन जब उसने किसी बेगुनाह को मार दिया उस टाइम, तो ऊपर वाले ने उसको खुद मार दिया। वो तंजीम थी, क्या नाम इसका, दफ्तरान मिलत, जिसका अभी भी आसिया जी सरबराही करती है। तो ये तंजीमें हिज़्बुल मुजाहिदीन के अंडर ही काम करते थे। यानी
अगर कभी उन्होंने यहाँ के औरतों के लिए ये हुक्म किया है कि भाई आप लोग पर्दे के बगैर बाहर नहीं जा सकते हैं, या आप अदरवाइज़ दूसरी चीज़ें बाहर नहीं जा सकते हैं बगैर निकाब के, या कोई काम वो जो इस्लाम के तरीके से, इस्लाम के तौर तरीके से एक औरत पर वाजिब नहीं है, तो इन चीज़ों को जब हिज़्बुल मुजाहिदीन लागू किया करते थे तो उनका पालन ये औरतें ही करते थे। तो दूसरा, ये मिलिटेंटों का एक जगह से दूसरी जगह हथियार वगैरह ले जाना, तो इनसे ही ये कराते थे। इसको ही उन्होंने नाम रखा है दख्तरान मिलत और बैनतुल इस्लाम। तो आजकल इनमें बस एक ही तंजीम जो है ख़ासकर, जिसका नाम है ये दख्तरान मिलत, जिसकी आज से इंदिराबी सरबराही करती है। तो आजकल यही तंजीम है। तो पहले बैनतुल इस्लाम भी, लेकिन उनका काम यही होता था कि बस मिलिटेंटों का इनका खबर, या कोई अगर कहीं पर कोई अरेस्ट होता था तो फिर इन्हीं की तरफ से कोई अगर उस हाइड आउट में हथियार होता था, तो अगर मिलिटेंट पकड़ा जाता था तो उस हथियार को उस जगह से हटाकर दूसरी जगह या किसी और कमांडर या किसी मिलिटेंट तक कोई भी खबर पहुंचाना होता था तो यही लोग पहुंचाते थे। क्योंकि औरतों पर तो यहाँ शुरुआत से उतनी पाबंदी नहीं होती थी सिक्योरिटी की तरफ से या फ़ौज की तरफ से। कम से कम अगर कोई आता भी था तो निकाब उसका उठाकर बाकी तलाशी वगैरह, तो इस बीच में वो कोई भी काम कर सकते थे। ऐसी न जाने कितनी घटनाएं हैं, कितनी मासूम लड़कियां, ब्याहता महिलाएं और विधवाएं वहशी दरिंदों की हवस का निशाना बनी हैं। कितने घर, माएं, बेटियां, बहनें, बहुएं इस जुल्म का शिकार होकर अपनी जान गंवा चुकी हैं या अपना सम्मान, अपनी इज्जत आबरू लुटा बैठी हैं। मानव अधिकार में समाज के हर सदस्य को इज्जत से रहने का हक हासिल है। यूएनओ की यूनिवर्सल डिक्लेरेशन की धारा 5 के अनुसार किसी की भी जाती जिंदगी में गैर इंसानी, हैवानी या जिल्लत भरा सलूक या सजा नहीं होनी चाहिए। मानव अधिकार का लक्ष्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां इंसानियत का राज हो, परंतु आतंकवाद, नफरत और अत्याचार फैलाकर समाज को अमानवीय बनाने पर तुला है। इसका अंदाजा कश्मीर वासियों और खासकर महिलाओं की हालत से होता है। मैं समझता हूं कि ये भी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी रही इस कौम की, हमारी कौम की खासकर। यहाँ पे जो है हमने ये भी ऐसे भी केसेस कहीं आए हुए हैं कि जहाँ पे जो है मिलिटेंट जो था, जो बिल्कुल ही अनपढ़ था या बहुत कम पढ़ा लिखा था या सोसाइटी के ऐसे सेक्शन से बिलोंग करता था जो बहुत ही निचला तबका माना जाता है, फिर बंदूक उठाने के बाद, मिलिटेंसी में इन्वॉल्व होने के बाद जब वो अपने पड़ोसी की बेटी या पड़ोसी की पड़ोस में किसी अच्छी लड़की को जो पढ़ी लिखी हो या जिसकी पोजीशन सोसाइटी में अच्छी हो, तो ऐसे भी केसेस आए कि जहाँ पे मिलिटेंट्स ने ऐसे भी केसेस किए कि भाई खुद बहुत कम पढ़ा लिखा है और किसी बहुत बड़े जो है कोई बहुत अच्छी पढ़ी लिखी या खूबसूरत जो है लड़की को प्रपोज़ किया। और कुछ केसेस ऐसे भी हुए जहाँ पे जो है फोर्सफुली जो है निकाह भी हुए, शादियाँ भी हुई, लेकिन कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था उस वक़्त। या आज भी अगर ऐसी कोई दस्तदराजी हो दूर दराज इलाकों में जहाँ पे मिलिटेंट्स की डोमिनेशन है, तो कौन रोक सकता है? ऐसे एपिसोड्स को ना तब ऐसे एपिसोड्स रुके और ना ही आज रुक सकते हैं। आखिर कब तक चलेगा कश्मीर में आतंकवादियों का औरतों पर अत्याचार? कब तक वो धर्म के नाम पर जिहादियों के जुल्म और उनकी हवस का शिकार होती रहेंगी? कब कश्मीर की औरतें खुलकर सांस ले सकेंगी? कब वो मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकेंगी? शायद ये होगा तब जब होगा कश्मीर से आतंकवाद का खात्मा। कश्मीर के हालातों, इंसानी हुकूकों के बारे में कुछ और बातें करेंगे
लेकिन कार्यक्रम एक बयान के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।